आखिरी 5 दिन बचे हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो इन 5 दिनों में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं जिसमें आपके 80 में से 70 प्लस मार्क्स पक्के हो जाएं, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आखिर तक बनी रहिए हमारे इस वीडियो में। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछने वाला हूं वो ये है कि क्या आपको डर लग रहा है? गिनती के भी दिन नहीं बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और पहला एग्जाम किसका है? इंग्लिश का है। पर आप लोग डरिए मत, क्योंकि मैं यहां आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूं। ये एग्जाम, ये युद्ध जो होने वाला है ना, इसके लिए पता है अभी किस चीज की कमी पड़ रही है? एक अच्छी रणनीति की। तो बस उसी के लिए आ गए आपके आकाश सर आपके साथ अपनी कुछ रणनीति, कुछ ऐसी चीजें शेयर करने के लिए जो कुछ इन आखिरी दिनों में आपकी कुछ इस कदर मदद कर दे कि जो आपका 90 प्लस का सपना है वो साकार हो जाए। तो आइए, मैं आपसे कुछ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं जो आने वाले दिनों में भी अरिविहान आपकी मदद के लिए, जो आपके साथ इस मैदान में उतरेगा, उसके बारे में भी ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रणनीति शेयर कर रहे हैं जो जरूरी है आपके लिए, जो करना है आपको अपनी तरफ से। तो आइए चलते हैं बच्चों अपने 5 डे स्ट्रेटजी वाले प्लान पर। तो यहां पे क्या होने वाला है? गिनती के दिन बचे हैं 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब क्या कर दे? अब वो समय नहीं बचा कि अब जाके पूरा का पूरा रिवीजन किया जाए। वो समय भी नहीं बचा कि एक टॉपिक को बार बार धुना जाए कि अरे ये नहीं बन रहा है। तो अब वो सब चीजों को भूल जाइए। अब बस कोशिश कीजिए उन चीजों पर फोकस करने की जो आपकी स्ट्रांग है, ताकि वहां पे कतई गलती ना हो। तो चलिए सोचते हैं कि किस तरीके से इसको हमें अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहली चीज जो मैं करता, मैं जाता भाई साहब अपना आज का दिन मैं किस में व्यतीत करने की कोशिश करता। हमारा पहला दिन चलिए दे देते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए। किसके लिए? राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? जाहिर सी बात है ये आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहां पे सबसे पहला जो जहां पे आपको दिमाग लगाना है वो है भाई साहब आपका कौन सा सेक्शन? वो होगा आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन का। इसका शॉर्ट कॉम्पोजिशन का। अब शॉर्ट कॉम्पोजिशन में मैंने कई बार बच्चों से एक चीज बोली है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए ऑप्शंस आते हैं। देखो 3 चीजें आनी है। 3 चीजें कौन कौन सी हमारी? एक है हमारी नोटिस, ठीक है, फिर एक है हमारी क्या? एक है हमारी एडवर्टाइजमेंट, और फिर एक क्या है? एक जो आता है वो है हमारा पोस्टर। तो इन 3 में से कोई 2 करने हमें, और 2 पे बहुत ज्यादा भाई साहब अच्छे से काम करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 आने हैं, उनमें से एक करना है। या तो पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आ जाएगा, नोटिस और पोस्टर आ जाएगा। बस यही संभावनाएं बन सकती हैं, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहां पे भाई साहब जो हमें रणनीति अपनानी है वो करना है कि भाई साहब किन्हीं 2 को, एनी 2, ठीक है, एनी 2 पे हमें फुल तैयारी करनी है। क्या करनी है? एनी 2 पे हमें 100% तैयारी करनी है। यहां पे लिख दूं क्या? 100% लिख दूं दोस्तों? क्या 100% हमें तैयारी यहां पे किन्हीं 2 पे तो 100% हमें कोशिश करनी है कि बेस्ट से बेस्ट कर सकें। अच्छा, इनमें भी हम क्या चीजें अपना सकते हैं? इनमें भी एक तरीका है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? नोटिस जैसे हम कर रहे हैं, हम नोटिस करते हैं, ठीक है, हम नोटिस कर रहे हैं। तो नोटिस के लिए क्या हो सकता है कि नोटिस यहां पे क्या मायने रखता है? फॉर्मेट रखता है मायने, ठीक है, आपका बॉक्स रखता है मायने। बस ज्यादा कुछ है क्या? ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। फॉर्मेट अगर सही पकड़ लिया तो सिर्फ 5 W से काम हो जाएगा। 5 W, जो 5 W हमारे क्या है? व्हेन, वेयर, whom, who और हाउ। WH भी अपने की मतलब कौन करवा रहा है, किससे कंसर्न्ड है, कहां पे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, और कौन सा? बाय या व्हाट मतलब बेसिकली क्या हो रहा है। वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी उसमें दिया होगा कि आप क्या करने वाले हो। फिर से आप मेरे साथ एक बार फिर से करेंगे। कहां हो रहा है? वेयर।
कब हो रहा है ना, हु कौन करवा रहा है, ठीक है, व्हाट क्या हो रहा है, और हूं किससे कंसर्न्ड है, जैसे स्टूडेंट को बोलते हैं या फिर बोलते हैं ये स्टूडेंट के लिए है तो वो हम जरूर लिखते हैं उसमें, और हु में नीचे ये लिखते हैं ना कि किससे जाके बात करनी है आपको, कि कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, किसी प्रकार की कोई चीज हो रही है, जनरली स्कूल रिलेटेड आती है, तो ये 5 डब्ल्यू अगर आपने क्लियर कर लिए भाई साहब तो आपका नोटिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, जनरली आपको सिंपली ऊपर एक सिंपल सी हेडिंग लिखनी है, लॉस लिखना है, फाउंड लिखना है, सिचुएशन वांटेड लिखना है, सिचुएशन वैकेंट लिखना है। जिस तरीके भी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आधे से ज्यादा आपका जो आंसर है वो आपको सवाल में मिल जाता है। तो बस अगर आपने इसमें क्या सिंपली अगर सिर्फ फॉर्मेट भी फॉलो कर दिया, फॉर्मेट भी फॉलो कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कठिन है नहीं है। अगली स्ट्रेटेजी पोस्टर। पोस्टर मेरे उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है, अभी मेरी किसी बच्चे से बात हो रही थी तो बोलता है सर पोस्टर में भी प्रॉब्लम जाती है, कैसे लिखूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा। सेंटेंस क्यों बनाने हैं और इसमें गिनती के क्यों याद करोगे यार, कितना सरल है पोस्टर में। चलो मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण देता हूं। आपने बोला कि सर ड्रग्स वाला नहीं आया, उसकी तैयारी की है, ट्रीज वाला याद किया, वो नहीं आया। चलिए मैं आपको एक सिंपल देता हूं, ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक में आप बताओ सिंपल 4-5 चीजें बताओ जो आपके मन में आती हैं, जो आप चलते फिरते भी पढ़ते रहते हो। वियर हेलमेट, वियर हेलमेट, ओबे ट्रैफिक रूल्स, है ना, ओबे ट्रैफिक रूल्स। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का चित्र बना दो, कुछ ऐसे वहां पे क्रैश क्रैश जैसे निशान बना दो, है ना, ऐसे 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 निशान बना दो। कोई हेलमेट बना दो, ठीक है, हेलमेट बना दो, वियर हेलमेट लिख दो, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल बना दो, 3 लाइट बना दो और बोलो ये सिग्नल है ना। तो ये सब चीजें कर दो। जेब्रा क्रॉसिंग बना दो, कोई इंसान बना दो। इतने ड्राइंग भी हो गई, वियर हेलमेट, जेब्रा क्रॉसिंग, ओबे ट्रैफिक रूल्स, है ना, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। ये सब चीजें लिखोगे तो अपने आप मार्क्स देंगे यार, क्यों नहीं देंगे। और इतना सिंपल है मेरे हिसाब से। जिन बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ जा रही है, मैं चाहता हूं कि आप एक पोस्टर पकड़ो और उसके अलावा आप नोटिस पकड़ लो, एडवर्टाइजमेंट पकड़ लो, लेकिन पोस्टर जरूर याद करो अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ समझ में आती है, ठीक है। तो उनके लिए मैं क्या जवाब दूंगा, उनके लिए उन बच्चों के लिए मेरे क्या है, सबसे कमाल का है पोस्टर, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने क्या शॉर्ट कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर ली, बिल्कुल कर ली। अब आ जाते हैं बच्चों कहां, हमारे नेक्स्ट हिस्से में, जो कि है राइटिंग स्किल का लॉन्ग कॉम्पोजिशन। क्या है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन। इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, किसमें, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। अब लॉन्ग कॉम्पोजिशन में क्या होना है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में क्या आता है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपकी 2 मेन चीजें आ रही हैं इस वक्त जो मुझे समझ आती हैं, पैराग्राफ और आर्टिकल बेसिकली, है ना। तो उसमें सबसे अच्छा जो आपका बेट हो सकता है, जहां पे आपको अपने पूरे पैसे लगाने, भाई साहब मतलब शर्त लगाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना पूरा दिमाग लगाना है, वो मेरी तरफ से तो मैं मानता हूं पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सबसे ज्यादा कमाल का इस वक्त वीडियो आपकी मदद के लिए हो सकता है, अगर आपने उसे देखा है और किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख के आइए, तब आपको ये चीजें बेहतर समझ में आएगी कि राइटिंग सेक्शन ना आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कमाने का जरिया बन सकता है। कठिन है पर इतना इजी है इसको क्रैक करना, मैं बताता हूं। अब उसमें लॉन्ग कॉम्पोजिशन में हमने क्या बातचीत की है कि कैसे आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ, बेसिकली निबंध भी बोल सकता हूं, लेकिन पैराग्राफ को एक पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है, तो उसे निबंध बोल दो, पैराग्राफ बोल दो, बात एक ही है। वो दोनों कितने सिमिलर, पिछले सालों में उनमें कितनी समानता है, वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है आप उसमें देखेंगे तो समझेंगे कि कितने अच्छे से समझाया गया है, कि उनमें इतनी समानता है कि 3-4 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो मैं रिपोर्ट राइटिंग के ज्यादा पक्ष में इसलिए नहीं रहता हूं। वैसे देखा जाए तो काफी सरल है, जो बच्चे कर लें उनके लिए बहुत सारी मतलब बधाइयां, लेकिन फॉर्मेट भी होता है और उसके साथ साथ आपको जो सिचुएशंस बोली गई हैं आपको वो भी मेंशन, उसमें भी वो 5 डब्ल्यू रहते हैं, लेकिन आपको सामने से अगर सिचुएशन दे दी है कि ये अगर समझ लीजिए एक्सीडेंट की बात हुई है, इतने टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, इन सब चीजों टॉपिक्स पे आपको लिखना है तो इजी है। लेकिन अगर पूरी रिपोर्ट खुद से लिखनी है तो वो सिचुएशंस आपको दिमाग में बनानी पड़ती हैं, प्लस सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्टिकल देखो, क्या देखो आप देखो मेरे ख्याल से आर्टिकल देखो और क्या देखो, पैराग्राफ देखो,
तो भाई साहब पैराग्राफ में आप एक बात बताओ, अगर आपसे जैसे पूछा जाए, स्पोर्ट पे पूछा जाए या आप पे साइंस टेक्नोलॉजी पे कुछ आ गया, और आर्टिकल राइटिंग में भी लगभग सेम टॉपिक्स होते हैं, तो पैराग्राफ राइटिंग में तो 4 टॉपिक आ रहे हैं ना। कितने टॉपिक आते हैं? 4 टॉपिक आते हैं। टोटल कितने टॉपिक आते हैं? टोटल आते हैं भाई साहब 4 टॉपिक आते हैं। तो क्या यार एक टॉपिक नहीं फंसेगा क्या? क्या एक टॉपिक नहीं फंस सकता? और वो एक टॉपिक फंस गया तो आप सोचिए कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। कितने? फ्री के मार्क्स है। तो रणनीति हमारी ये होनी चाहिए कि हम स्पेशली कुछ ऐसे मॉडल अपने क्या कहते हैं लाइंस बना ले, सेंटेंसेस बना ले कि यार अगर ये सब चीजें आएगी, जैसे आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाए तो स्पोर्ट्स के बारे में किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर अगर आपसे पूछा गया तो आप ये लिख सकते हो ना कि इससे मतलब हेल्थ अच्छी रहती है और दिमाग भी बेहतर रहता है, आदमी का स्वास्थ्य बढ़ता है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। अब वो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाए, वैल्यू ऑफ गेम्स आ जाए, या फिर कह लीजिए किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ जाए तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में लिख सकते हो। उससे रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए तो आप लिख पाओगे। तो ये आपका मतलब बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि पैराग्राफ में आपको 4 से 5 टॉपिक आते हैं, और मैंने तो बताया 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी हमने बात की कि कुछ रिपीटेशंस हैं पिछले सालों में, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और उसके अलावा हमारा आर्टिकल राइटिंग है, अगर ये बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब आ जाते हैं रिपोर्ट पे। ठीक है, अब अपना अगला, अब इनमें भी 3 पार्ट है, इसलिए कम से कम 2 पे तो अपन को ऐसी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। तो आर्टिकल और पैराग्राफ में फायदा ये है कि इसमें बेसिकली आर्टिकल में बस छोटा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसमें भी निबंध किसी मतलब किसी विषय वस्तु के बारे में ही लिखना है तो वो इजी पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट आ गया बाई चांस, है ना, रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट है इन दोनों के बाद, यहाँ पे अगर रिपोर्ट आ गया तो अगर आपको वहां पे सिचुएशन दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो मैं आपको सलाह दूंगा 3 से 4 रिपोर्ट जो फॉर्मेट्स हैं उनको बार बार देखे, प्रिपेयर करें कि जैसे एक्सीडेंट वाला होता है, जैसे कैसे जो एक्सीडेंट वाले होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो एक्सीडेंट वाले होते हैं आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, और स्कूल फंक्शन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने इन्हें प्रिपेयर कर लिया तो हो सकता है कि आपका काम आसानी से बन जाए। क्या? आपका काम आसानी से बन जाए। अब इतनी बात हो गई, अब हम कहां चल रहे हैं? अब हम आ जाते हैं भैया अपने अगले हिस्से में, जो ये अपना कितने, ये अपने कितने हो गए, ये अपना दूसरा हो गया, ये अपना एक हो गया, शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो गया, लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो गया, और अब आ जाते हैं भैया हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि क्या होने वाला है, हमारा लेटर का होने वाला है। किसका? लेटर का। लेटर यहां लिख ले, क्या लेटर यहां लिख लेते हैं। तीसरा हिस्सा। अब लेटर में सिर्फ 2 ही हिस्से हैं ना यार, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब मैं बच्चों को पर्सनली सलाह देता हूं कि देखो यार, अगर जानकारी है, अच्छी जानकारी है, क्योंकि फॉर्मेट ही है, इसमें कोई मदद एज सच की नहीं जा सकती किसी की भी। तो आप क्या करो, अगर आपको फंस जाता है कोई, जैसे ज्यादातर 2 ही होते हैं, या तो एडिटर के लिए लिखा जाता है और वो भी साफ सफाई से संबंधित ही रहते हैं, ज्यादातर मैंने देखे हैं। पर अगर वैसे नहीं मिलते हैं तो मुझे लगता है इनफॉर्मल आपकी सबसे अच्छी बैट है। इनफॉर्मल में ये फायदा है बच्चों कि आपसे क्या पूछा जाता है कि किसी दोस्त के लिए या किसी मतलब इनफॉर्मल वे में, तो उसमें लैंग्वेज जो है बहुत कठिन प्रयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनफॉर्मल की तैयारी बस इतनी करो कि फॉर्मेट अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट प्रयोग करना है, और उसके बाद बस जो लैंग्वेज है वो आप समझ जाओगे, क्योंकि कम तर टॉपिक रहते हैं, उसमें टॉपिक बदलते रहते हैं, इसीलिए कि दोस्त को फर्स्ट आने के उपलक्ष्य में एक लेटर लिखो, या फिर किसी को क्रिकेट में ट्रॉफी जीते इन पे लेटर लिखो, तो वो इजी पड़ता है। लेकिन उसमें भी कुछ लाइनें आपको हमेशा मॉडल मिल जाएंगी कि मुझे मतलब मुझे पता चला कि तुम्हारी इसमें फर्स्ट रैंक लग गई, या कुछ भी इस तरह की चीजें, तो वो सब चीजें यहाँ पे मॉडल रहेंगी। तो मैं एक बात बता रहा हूं, मॉडल से मेरा अर्थ क्या है, कुछ लाइंस हैं, और आपको जान के बहुत खुशी होगी, अभी बताने वाला था, अभी बता देता हूं कि अब जो हम पढ़ाई करेंगे राइटिंग स्किल की, जो लाइव वीडियोस आने वाले हैं, मैं आपसे वहां पे वो मॉडल लाइन शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे बता देता हूं, लिख ही देता हूं ताकि आपको पता रहे। मॉडल लाइंस। अबे मॉडल लाइंस क्या है भैया? मॉडल लाइंस क्या है ना, मॉडल लाइंस, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारी
मॉडल लाइन ना बोल के आप इनको इजीली बोल सकते हैं, जैसे सैंपल पेपर में याद रखते हैं वैसे सैंपल लाइंस बोल सकते हैं हम इनको, सैंपल लाइंस। ये क्या होती हैं? ये आपकी हर जगह लग जाएंगी, आपके यूज में आएंगी, तो बिल्कुल भी लाइव में भूलिएगा मत जुड़ना, और साथ साथ जो पुराने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हैं वो जरूर जाके देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या मेहनत करने वाले हैं। तो ये सैंपल लाइंस पे हम काम करेंगे जो आपके पेपर में हर जगह लग जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। तो हमने इनफॉर्मल के लिए डिस्कस कर लिया, फॉर्मल के लिए भाई साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का महत्व है। पर वहां पे जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं वहां पे मैं आपसे बिल्कुल टोटली डिस्कस करूंगा कि इसको भी बहुत आसानी से कैसे टैकल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप अपनी पढ़ाई में ये चीजें जरूर देखें कि बार बार कौन से, जैसे मैंने बोला एडिटर के लिए आ रहे हैं, तो बस उन्हीं पे हमको काम करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई साहब हमारी कौन सी 6 फरवरी पे। अब 6 फरवरी को कोई क्या करेगा? 6 फरवरी को दोस्तों आप एक काम करो, सबसे सिंपल चीज पकड़ लो, लिटरेचर। अब सिंपल क्यों बोला है ये बात भी जान लो। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे सर कुछ भी सिंपल बोलने की क्या जरूरत है। सिंपल इसीलिए है बच्चों, फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो। इसमें अब आ जाते हैं, पहले पकड़ लेते हैं प्रोस, और फिर यहां पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे पोएट्री। प्रोस में आपको करने हैं 1 to 5, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई तैयारी नहीं है तो इन 5 चैप्टर पे बहुत स्ट्रेंथ रखनी है। कौन से हैं वो 5 चैप्टर? साथ में बोलिए। वो है आपके द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी क्रम में भी इंपॉर्टेंट है वैसे, सही बताऊं तो 1 to 5। पोएट्री में भी आपकी 1 to 3, पोएट्री में भी आपकी 1 to 3 तो पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। सॉरी, माय मदर एट 66, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बता रहा हूं कि बाकियों से भी क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार आते हैं, हमेशा हमेशा आते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं कि इन पे मैंने फिर वही बात की। रणनीति का अर्थ ये है कि जो ऑलरेडी आपका बेहतर है ना, जो आपका ऑलरेडी बेहतर बन रहा है उस पर और मेहनत करके उसे और स्ट्रांग बना ले, ताकि फिर जो थोड़ा बहुत समय बचे, जैसे अगर आपने ये 6 फरवरी को तैयार किया और आपने एक बार फिर से पढ़ लिया इनको, फिर जो समय बच रहा है वो फिर हम अपनी कमियों को ठीक करने में लगाएंगे, ठीक है। बट ये मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे शेयर कर दिया। दूसरा, अगला आ गया, अब आ जाते हैं भाई साहब किस पे? विस्तास पे। अब विस्तास के लिए क्या करना है बच्चों? विस्तास के लिए हमें, विस्ता के लिए भी वही बात है जो आपके पहले 3 बोलूं या 2 बोलूं, मैं तो सिंपली बताता हूं, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझ आते हैं, आपको भी लगते हैं वही है कि नहीं बताइएगा जरूर। मुझे लगता है कि टाइगर किंग और द एनिमी और अपना थर्ड लेवल, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जान पड़ते हैं फिलहाल। ये 3 तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कर ही लेने हैं। अब जैसे उसमें हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जर्नी टू अंटार्कटिका से ह्यूमैनिटी वाला एक क्वेश्चन आता है, वो लगभग हर साल रिपीट हो रहा है, तो वो हम याद कर ही लेंगे। लेकिन इनसे ज्यादातर आ रहा है तो हमें इन पे विशेष ध्यान रखना है, इनको पहले कंप्लीट करना है। लिटरेचर सेक्शन में एक बात का बहुत ध्यान रखना है। अब सीन पैसेजेस आती हैं, वो पैसेजेस की बात मैं वहां भी करूंगा। सीन पैसेजेस के आंसर आपको वहीं के वहीं मिल जाते हैं, तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ऑलरेडी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर कर दिए गए हैं, तो वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ज्यादातर जो हिस्सा है वो इन्हीं चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है। इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी समरी वगैरह भी पढ़ लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे साथ साथ बता ही देता हूं, कि जब भाई साहब बात आ जाए ना पोएट्री की, जब बात हो पोएट्री की, यहां पे लिख रहा हूं पोएट्री, 2 चीजें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, समरी प्लस सेंट्रल आइडिया। ये आपके रामबाण साबित होंगे। क्या साबित होंगे? मैं लिख दूं क्या? ये भी लिख देता हूं, ये आपके
रामबाण साबित होंगे। पोएट्री सेक्शन में ये दोनों कर लिए तो काफी कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपके लिटरेचर सेक्शन में। अब बच्चों आ गया हमारा 7 फरवरी। अब 7 फरवरी को क्या कर रहे हैं आप? 7 फरवरी को हम चले जाएंगे बच्चों सीधे ग्रामर पे। मुझे पता है ग्रामर बच्चों को काफी कठिन लगती है और सर हम ग्रामर पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम कॉन्फिडेंस जमा कर रहे हैं कि यार बनता है, मुझ पे आधे से ज्यादा पेपर बनता है। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो आगे पढ़ने में काफी आसानी होगी। अब भाई साहब ग्रामर पकड़ लो। अब ग्रामर में वैसे भी आपको पता है, ऑलरेडी मैं आपसे काफी कुछ शेयर कर चुका हूं। ग्रामर में हर चीज को हम बहुत डीपली अभी तक पढ़ चुके हैं और वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको और भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। लेकिन बच्चे अभी भी ग्रामर में आर्टिकल्स जैसी चीजों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इनफैक्ट मुझे कई बच्चे ऐसे मिले जिन पे कठिन चीजें बन रही है, सरल चीजें नहीं बन रही। पर बच्चों कुछ भी ना कठिन है ना सरल है, बस यहाँ दिमाग का खेल है। अब ग्रामर में जो सिंपल आइडिया मैं फॉलो करने बोलूंगा, अब ग्रामर में सिर्फ एक ही चीज लिख सकता हूं मैं, और वो है आपका प्रैक्टिस। और इसको मैं 3 बार हमेशा बोलता आया हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ग्रामर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। अब प्रैक्टिस क्या करना है? अब देखिए डू एज डायरेक्टेड में आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपको अरिविहान पर प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया है ना, उसको उठाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, ऐप में तो इतना सारा मतलब सारी चीजें कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि क्या गलती हो रही है, क्या मैंने स्पेसिफिक मिस्टेक की है, उसको भी समझ सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और साथ साथ एक चीज और मैंने आज एक बच्चे के साथ शेयर की थी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, वो ये है कि जब भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हो तुरंत आंसर चेक करो। अगर वो गलत आता है तो समझो वो गलत क्यों आया, क्योंकि जब आगे आप दूसरा क्वेश्चन पे जाओगे तो आप वो सारा ज्ञान वहां लेके जाओगे। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिए 10 क्वेश्चन और नहीं उसको मतलब वहां पे समझा कि क्या हुआ है, तो आप एक साथ जब उनको चेक करोगे तो कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और फिर वो हिम्मत भी नहीं बचेगी कि एक एक टॉपिक वहां पे समझो। तो पहले एक चीज समझो उसको, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रामर में सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उनको अलग से जाके देखिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। ठीक है, अब कहां चलते हैं? अब चलते हैं बच्चों 8 फरवरी की ओर। 8 फरवरी को भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप ग्रामर ही करें। ग्रामर कैसे करेंगे सर? और ग्रामर में क्या बचा है? सर ग्रामर तो अभी खत्म ही नहीं हुई है, ग्रामर तो अभी शुरू हुई है। ये जरूर है कि मैं 2 चीजें आपको बता सकता हूं कि पहले दिन ग्रामर में हम इसको करें फिल इन द ब्लैंक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? ब्लैंक्स आपको इस दिन करने हैं ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में आपके प्रीपोजिशन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं, मॉडल आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये सब आते हैं। तो इस दिन आप ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और ब्लैंक्स ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगला दिन आपका जो 8 फरवरी का है वो आपको देना है डू एज डायरेक्टेड के लिए। ठीक है, किसके लिए देना है? डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड बहुत कठिन आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। नो सूनर देन, नो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को ही पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपके कौन कौन से आते हैं फ्रेजेस? वो आते हैं नो सूनर देन, एज सून एज वेल एज, इन सब आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, तो इसको जरूर हम कर लेंगे कंप्लीट। और उसके बाद बाकी टेंसेस वगैरह ये है कि आप दोनों दिन टेंस से शुरू करेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बता भी दूं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो टेंस ही है। नंबर 1 आपका यहाँ पे टेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जब टेंस पढ़ लोगे तो आपकी आंसर मेकिंग और सेंटेंस मेकिंग में बहुत मदद हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंजंक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस। बताने की जरूरत नहीं है, ये सब टॉपिक्स हैं, ये आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली स्लाइड्स में भी और उससे पहले भी जितनी बार मैंने क्लासेस लिए हैं आपसे ये सब शेयर करके रखा हुआ है। तो बच्चों अब आप क्या बोल रहे हैं कि ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, कंजंक्शन, टेंस और सारे लगभग डू एज डायरेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पे चलना है। डू एज डायरेक्टेड के पीओवी से चलना है। पीओवी यानी क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उस नजरिए से हमें सारे यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है पार्ट। अब हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं बच्चों हमारी 9 फरवरी की ओर। ठीक है,
9 फरवरी को क्या है? अब बोलोगे सर अनसीन पैसेज के लिए क्या इतना समय देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। बस अनसीन पैसेज इनफैक्ट सरल है। इनफैक्ट मैं एक आपको सलाह दूं, रोज एक अनसीन पैसेज करो। इन दिनों, सारे दिनों, जब छोटा सा समय जो बचता है उसके दिन आप क्या करो, आप अनसीन पैसेज का एक एक मतलब क्वेश्चन लगा लो। तो अनसीन पैसेज की बात करें तो मैं एक बात बताऊं, अब क्या हर दिन एक अनसीन पैसेज लगा सकते हैं? पहले दिन एक अनसीन पैसेज नोट वाला लगा लो, ठीक है? पहले दिन हमने लगा लिया एक अनसीन पैसेज नोट्स वाला, दूसरे दिन लगा लिया एक अनसीन पैसेज एमसीक्यू वाला, ठीक है? आपकी मर्जी है, आपको अपने हिसाब से इसको डील करना है। फिर यहां पे लगा ले जो आधे घंटे, इनफैक्ट मैं बताऊं आधे घंटे भी नहीं, इसमें आपको टाइमर लगाना है। फर्स्ट डे आप कर रहे हो तो आपको ये 30 मिनट देता हूं मैं, दोनों करो, दो लगा लो, 30 मिनट में करो अनसीन पैसेज नोट्स और एमसीक्यू, ठीक है? ये मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं, ये आप ऐसे करो, ठीक है? 30 मिनट में करो। फिर अगले दिन कितनी देर में करो? अगले दिन सेम चीज कितनी देर में करो आप? 15 मिनट में करो। और फिर यहाँ पे 15 मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समय दो, लेकिन जिस दिन 15 मिनट पे पहुंच गए अपन, ये 30 मिनट यहां पे भी ले लो, ठीक है? 30 मिनट यहां पे भी ले लो, मैं बस बिग बात कर रहा हूं आपसे। 30 मिनट आप यहां पे भी ले लो 30 मिनट यहां पे भी ले लो। फिर 7 फरवरी से आओ तो 15 मिनट तक जब तक ना पहुंच जाए काम, एकदम से क्वेश्चन देखें और अपना जो लक्ष्य होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए 15 मिनट, ठीक है? 15 मिनट, क्योंकि इस दिन हमारे पास सिर्फ हम 2 घंटे देंगे, क्योंकि अगले दिन पेपर है। तो अनसीन पैसेज हम इतने दिन से सॉल्व कर ही रहे हैं ना, तो अनसीन पैसेज आप हर दिन कर रहे हो बेसिकली, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। और उसके अलावा मैंने क्या बोला है, 15 मिनट में होनी चाहिए भाई साहब। 15 मिनट में अगर नहीं हो रही अनसीन पैसेज तो फिर कुछ गलती है। तो अपना जो लक्ष्य है वो होना चाहिए 15 मिनट। और फिर जो बाकी का दिन बचेगा, उस दिन बच्चों चलेगा हमारा महा रिवीजन। क्या चलेगा? महा रिवीजन। इस दिन सिर्फ सैंपल पेपर्स पे काम हो, ठीक है? सैंपल पेपर्स पे काम होगा, और सैंपल पेपर्स, सैंपल एंड पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज पे काम होगा, ठीक है? थोड़ा लास्ट मोमेंट वाला, ठीक है? अब ये रणनीति आप सभी को समझ में आ चुकी है। अब ये सब तो बातचीत हो गई, आपको ये आपके हिस्से में ये आपको करना है। पर सर आप क्या करोगे इतने दिनों में? वही करेंगे जो करते आए हैं, आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी मदद के लिए आ रहा है अरिविहान। तो दोस्तों, मिशन मेरिट में इंग्लिश की लाइव क्लासेस होगी और उनका टाइम टेबल रहा ये। 5 फरवरी को सर लेके आएंगे आपकी कंप्लीट ग्रामर, फिर 6 फरवरी को आएगा लिटरेचर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर फिर से शेयर होंगे और नए तरीकों से बताया जाएगा कि बच्चों अब एंड मोमेंट पे क्या तैयारी करनी चाहिए। फिर 7 फरवरी को आपका राइटिंग स्किल, और मैंने जैसा बोला आपके लिए सैंपल मॉडल आंसर्स ऐसे लेके आऊंगा कि सेंटेंसेस बिल्कुल हवा में बनेंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और 8 फरवरी को अनसीन और सीन पैसेजेस, वैसे तो अनसीन पैसेजेस, सीन पैसेज जो आपके एक्सट्रैक्ट से आती हैं वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। और 9 फरवरी को आपके साथ आकाश सर यहीं खड़े होकर आपके साथ करेंगे महा रिवीजन। क्या करेंगे? महा रिवीजन। क्या क्या करेंगे हम? कंप्लीट ग्रामर, जितनी चीजें ग्रामर में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लिटरेचर में आपका कंप्लीट फ्लेमिंगो विस्ता का रिवीजन रहेगा। थीम्स और कैरेक्टर्स पे बात होगी, सेंट्रल आइडिया, समरी, सब कुछ, स्टेंजा, मीनिंग, फिगर ऑफ स्पीच, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आप करेंगे। और ये जो मोर लिखा है ये फालतू की मैं नहीं लिखा है, मोर का अर्थ ये है कि जितना बेहतरीन हो सकता है ऐसी ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एग्जाम में आप बिल्कुल भी कहीं भी नहीं फंसोगे। फिर राइटिंग स्किल में आपका नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर मेकिंग, सारा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने फिर से बोला कि हम चुटकियों में करेंगे ये सब कुछ सॉल्व, और ये मेरा वादा है। और फिर चलते हैं भैया अगले पार्ट अनसीन सीन पैसेज में। ये तो काफी आसान हो जाएगा और उस दिन थोड़ा सा हल्का रखेंगे, लेकिन और भी ढेर सारी चीजें मैं आपसे उस दिन डिस्कस करूंगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारा महा रिवीजन, और इसमें हम करेंगे पूरे सिलेबस का एक क्विक रिव्यू, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स की मतलब जितना भी कुछ रह जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा ही देके जाएंगे आज हम उस दिन हम आपको अरिविहान पे, कि भाई साहब 10 तारीख को आपको मेरी लाज रखनी है और आपको बहुत अच्छा करना है दोस्तों। कॉन्फिडेंट हम रहेंगे और इसको कमाएंगे भी, बहुत मेहनत करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप आखिरी दिन वहां पहुंचोगे तो डर से तो आप कोसों दूर हो गए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं भैया लाइव में। जय हिंद, जय भारत।